हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम लोग इस वीडियो में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हिंदी संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल के जो संत काव्य है, सूफी काव्य है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इन सभी टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीतिकाल। आप हिंदी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वह KVS हो, UP TGT PGT हो या फिर अन्य कोई परीक्षा हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है A. खुसरो, B. रहीम, C. पलटूदास या फिर D. मतीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मतीराम रीतिकाल के मुख्य कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? A. श्रृंगार, B. भक्ति, C. शांत या फिर D. रौद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, श्रृंगार रस की प्रधानता जो है रीतिकाल के सभी काव्यों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? A. अवधी, B. खड़ी बोली, C. ब्रजभाषा या फिर D. बुंदेली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ब्रजभाषा। रीतिकालीन जितने भी कवि हुए हैं सबकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा? A. सवैया, B. दोहा, C. चौपाई या फिर D. छप्पय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सवैया। रीतियुगीन कवियों का सबसे प्रिय छंद था सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? A. ठाकुर, B. द्विजदेव, C. ग्वाल या फिर D. बोधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, द्विजदेव। द्विजदेव के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? A. केशवदास को, B. मतीराम को, C. चिंतामणि को या फिर D. बिहारी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? A. हजारी प्रसाद द्विवेदी, B. रामचंद्र शुक्ल, C. मिश्र बंधु या फिर D. राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का समय था? A. 1050 से 1375 विक्रमी संवत, B. 1700 से 1900 विक्रमी संवत, C. 1373 से 1700 विक्रम संवत या फिर D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल का समय था। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? A. श्रृंगार काल, B. अलंकृत काल, C. रीतिकाल या फिर D. मध्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? A. रामचंद्र शुक्ल ने, B. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, C. मिश्र बंधु ने या फिर D. रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? A. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, B. रमाशंकर शुक्ल रसाल, C. मिश्र बंधु या फिर D. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? ए मिश्रबंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी राम कुमार वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रबंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये हिंदी संबंधित परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और होने वाली परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? ए रामचरितमानस, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी रामचंद्रिका, या फिर डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। ये जो रचना है इसको छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। और ये किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? ए भाषाभूषण, बी विज्ञान गीता, सी रतन बावनी, डी जहांगीर जस चंद्रिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाभूषण तो है ये केशवदास की रचना नहीं है, बाकी विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका ये तीनों ही रचनाएं केशवदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए भूषण, बी घनानंद, सी केशव, डी पद्माकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं? ए देव, बी केशव, सी पद्माकर, या फिर डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव की रचना है कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? ए रसिक प्रिया, बी हित तरंगिणी, सी रस पीयूष निधि, या फिर डी रस रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया जो है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? ए भिखारी दास, बी केशवदास, सी मतीराम, या फिर डी चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास जो हैं वो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त, यह कथन किसका है? ए तुलसीदास, बी भिखारी दास, सी केशवदास, या फिर डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास का यह कथन है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी श्रृंगार निर्णय, या फिर डी भाषाभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषाभूषण। तो जो रचना है ये भिखारी दास की नहीं है, अन्य तीनों रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये भिखारी दास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं? ए भिखारी दास, बी देव, सी रसनिधि, या फिर डी चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास की रचना है शतरंज शतिका। अगला प्रश्न है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए रीतिबद्ध कवि, बी रीति मुक्त कवि, सी रीति सिद्ध कवि, या फिर डी स्वच्छंदतावादी कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं केशवदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? ए श्रृंगारिक, बी व्यंग्यमूलक, सी प्रशस्तिपरक, या फिर डी कारुणिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकालीन कवि जो भूषण है उनकी कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए
शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोलंकी राजा रुद्र ने जो है भूषण को कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर या फिर डी आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। अगला प्रश्न है। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी छत्रसाल या फिर डी संभाजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्रसाल। भूषण जो दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें एक राजा थे शिवाजी और दूसरे राजा थे छत्रसाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था। ए घनश्याम, बी रास बिहारी, सी कृष्णदास या फिर डी चंद्रभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला प्रश्न है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार या फिर डी औचित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलंकार। शिवराज भूषण ग्रंथ में हमें अलंकार का निरूपण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए 15, बी 51, सी 99 या फिर डी 105। तो शिवराज भूषण में हमें कुल 105 अलंकारों का निरूपण देखने को मिलता है, जिसमें कि 100 जो है शब्दालंकार हैं और जो 5 हैं वो अर्थालंकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है। ए आगरा, बी इटावा, सी प्रयाग या फिर डी गंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो इटावा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ए राजा मान सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंग अकबर राजा के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है। नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ए सेनापति, बी घनानंद, सी पद्माकर या फिर डी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्माकर की ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी ठाकुर या फिर डी बोधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ए भाषा भूषण, बी रामचंद्राभरण, सी काव्यालंकार या फिर डी पद्माभरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद्माभरण। पद्माभरण और जगत विनोद ये पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं और इन रीति ग्रंथों में हमें क्रमशः अलंकार का और नवरस का विवेचन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य रसायन किसकी रचना है? ए भूषण, बी देव, सी बोधा या फिर डी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काव्य रसायन देव की रचना है। अगला प्रश्न है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ए घनानंद, बी देव, सी पद्माकर या फिर डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। अगला प्रश्न है। रीतिबद्ध कवि देव हैं। ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी वक्रोक्तिवादी या फिर डी रसवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो देव कवि हैं वो रसवादी कवि हैं और रीतिबद्ध शाखा के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मतीराम की भाषा है। ए बोलचाल की भाषा, बी साहित्यिक ब्रज भाषा, सी साहित्यिक अवधी या फिर डी साहित्यिक राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साहित्यिक ब्रज भाषा ही मतीराम की भाषा है या उनके काव्यों में हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है।
तुलसी गंग दुए भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन जो है यह किसका है? ए भिखारी दास, बी ब्रजनाथ, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास का यह कथन है कि तुलसी गंग दुए भय सुकबिन के सरदार। अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी रीति सिद्ध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा या फिर डी बिहारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। बाकी घनानंद, आलम और बोधा ये तीनों लोग जो हैं वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ए घनानंद, बी चिंतामणि, सी सेनापति या फिर डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद जो है ये लक्षण ग्रंथकार नहीं है, बाकी इन तीनों लोगों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज या फिर डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज। घनानंद की सभी कृतियाँ हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ए बिहारी, बी मीराबाई, सी रसखान या फिर डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद की ये पंक्तियाँ हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति या फिर डी ग्वाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति जो है अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं और इसका वर्णन जो है इन्होंने अपनी कृति कवित्त रत्नाकर में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं, यह भी हमने आपको ऊपर बताया। ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद या फिर डी बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावना है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए घनानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की या फिर डी बोधा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंक्तियाँ बोधा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधा का असली नाम क्या था? ए बुद्धिराम, बी बुद्धिसेन, सी सुबोध चंद्र या फिर डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिसेन बोधा का असली नाम था। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं? ए घनानंद, बी बोधा, सी सूदन या फिर डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूदन जो है वो सुजान चरित्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है? ए कृष्णायन, बी जगत विनोद, सी ललित ललाम या फिर डी रस चंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम जो है ये मतीराम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीतिकाल से संबंधित थे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।